हमारे आसपास जितने पदार्थ मिलते हैं, इन पदार्थों का विद्युत आवेश के अनुसार हम एक वर्गीकरण करते हैं। वो वर्गीकरण इस प्रकार होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश लिए हुए होता है, उस इलेक्ट्रॉन को ये पदार्थ अपने अंदर सुविधाजनक रूप से चलने देते हैं कि नहीं, चलने देते हैं कि नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन पर हम एक विद्युतीय शक्ति लगाते हैं, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए इसके पास धनात्मक आवेश है, ये एक वस्तु है, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, उस इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक आवेश है, इसके पास ऋणात्मक आवेश है, इसके पास धनात्मक आवेश है, तो ऋण और धन ये आपस में आकर्षित होंगे और ये ऋणात्मक आवेश इसमें चलकर इसकी तरफ जाना चाहता है, चलकर इसकी तरफ जाना चाहता है। तो यहां पर ये पदार्थ है मेरे हाथ में, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मैंने एक दूसरा पदार्थ रखा जिसके पास धन आवेश है, तो ये ऋण आवेश इस धन की तरफ आकर्षित होता है, इस पर बल लगता है और ये बल के कारण ऐसे जाना चाहता है। पर जब ये इस प्रकार से जाना चाहता है, तो क्या ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ इसको जाने देता है या नहीं जाने देता, इसका चरित्र कैसा होता है, ये वर्गीकरण हमने किया। तो ये जो पदार्थ का वर्गीकरण हमने किया कि हमने देखा अलग अलग पदार्थ अलग अलग स्वभाव के होते हैं, और इन्हीं स्वभाव का वर्गीकरण हमने इस प्रकार से किया। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को सुविधाजनक रूप से जाने देंगे, नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे। ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को न जाने दें, छोड़े ही नहीं, पकड़ कर रखते हैं, रास्ते में इतने ज्यादा उसके अवरोधक लगते हैं कि वो उसमें नहीं जा पाता है। सामने एक एटम आ गया, सामने दूसरा एटम आ गया, सामने एक आयन आ गया, आयन अभी हम चर्चा करेंगे क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उससे टकरा गया, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाता। हमने उसके कारण जब हम विद्युत धारा पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसको डिटेल में कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को जाने दिया जाता है और किस तरह इलेक्ट्रॉन को अवरोधित किया जाता है। अभी हम सिर्फ ये नाम पढ़ रहे हैं कि ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो उसके बीच में अवरोध पैदा करें और इलेक्ट्रॉन को न जाने दें, और ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को सुविधाजनक रूप से जाने दें। तो जो सुविधाजनक रूप से जाने देते हैं उसे हम कहेंगे सुचालक, जो इलेक्ट्रॉन को सुविधाजनक रूप से नहीं जाने देंगे उसे हम कहेंगे कुचालक। इंग्लिश में सुचालक को कंडक्टर्स, कुचालक को इंसुलेटर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सुचालक में विद्युत आवेश वाले कण, इलेक्ट्रॉन सुविधाजनक रूप से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं, तेजी से जा सकते हैं। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जो विद्युत आवेशधारी कणों को अर्थात इलेक्ट्रॉन को सुविधाजनक रूप से नहीं जाने देते। इसके बाद इनका ये जो गुण होता है, सुचालक का गुण जाने देना, कोई बहुत ही फ्रीली जाने देता है, कोई धीरे धीरे जाने देता है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल की स्पीड 100 तक जा सकती है, लेकिन किसी सड़क पर आप 40 पर चलते हैं, किसी में 60 पर चलते हैं और किसी में सिर्फ 20 पर चलते हैं, चलते प्रत्येक पे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग मेटल्स में, अलग अलग पदार्थों में प्रवाहित होता है, चलता है, लेकिन किसी में कोई उसको सुविधा देता है तेजी से चलने के लिए, जैसे आपको चौड़ी रोड सुविधा देती है। पतली रोड हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, आप धीरे जाएंगे, लोगों से टकराते टकराते चलेंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, चलता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि उस पदार्थ की चालकता कम है, ये चालकता होती है। तो चालकता सुविधाजनक स्पीड से चलने देना अधिक चालकता है, कम सुविधा देना, बीच बीच में थोड़े थोड़े अवरोध पैदा करना ताकि उसकी गति कम हो जाए इलेक्ट्रॉन की, ये कम चालकता है। तो हर पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन को चलने देता है, हमने एक भौतिक शास्त्र की, फिजिक्स की एक क्वांटिटी बनाई, उसका नाम रखा चालकता, कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि हमारे सामने बहुत सारे पदार्थ उपस्थित हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। इस सब में हमने इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित किया। कोई इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से जाने देता है और कोई थोड़ा सा अवरोध पैदा करता है तो उससे कम गति से जाने देता है। तो हम कहेंगे एक ज्यादा अच्छा चालक है, एक उससे कम अच्छा चालक है। चालक दोनों हैं। तो ये जो कहलाता है गुण, ये उसकी चालकता कहलाती है। इसकी गणना हम जब विद्युत धारा पढ़ेंगे उसमें करेंगे। तो चालकता हमको दिखाती है कि कोई भी वस्तु कितनी सुचालक है। और आपके ज्ञान के लिए सबसे अच्छा सुचालक, धातुओं में सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना जाता है और उसके बाद तांबा। चांदी सबसे अच्छी सुचालक है, उससे कम तांबा सुचालक है, एल्यूमिनियम उससे भी कम है। हम एल्यूमिनियम का बहुत प्रयोग करते हैं अपने घरों में, क्योंकि वो तांबे से बहुत सस्ता होता है और यदि हम अधिक खर्च कर सकें तो हम तांबे का प्रयोग करते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा महंगा होता है। यदि हम और भी खर्च करने की अवस्था में हो तो जहां पर बहुत छोटे छोटे उपयोग होते हैं चालकता के, जैसे स्विच के कॉन्टैक्ट जो हम ऑन ऑफ करते हैं स्विच, उसमें आप देखे होंगे बाजार में कुछ स्विच बहुत महंगे मिलते हैं, 300-400 रुपए का एक एक स्विच आता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कॉन्टैक्ट रहते हैं उस पर चांदी की एक पतली सी परत होती है, ताकि वहां पर सुचालकता, जब वो ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं तो सुचालकता बहुत अच्छी रहे। तो उसके सिल्वर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, चांदी के संपर्क स्थल होते हैं। इस तरह से ये चालकता हुई। और चालकता का गुण, कंडक्टिविटी जितना अधिक होगा उतना अच्छा सुचालक माना जाएगा। ये हमें क्यों चाहिए? ये हमें इसलिए चाहिए कि पावर हाउस से हमारे घर तक बिजली को आना है, विद्युत को आना है, और यदि उसे आना है तो हम ये चाहेंगे कि एक ऐसे पदार्थ के माध्यम से आए जिसकी चालकता बहुत अच्छी हो, ताकि रास्ते में उसको इलेक्ट्रॉन से टकराना ना पड़े, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे पदार्थों से टकराना ना पड़े। टकराएगी उतनी उसकी ऊर्जा का नुकसान होगा, ऊर्जा उसकी उतनी ऊष्मा में परिवर्तित होगी और हवा में उड़ जाएगी, हमारा नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि जितनी ऊर्जा पावर हाउस उसे देकर भेजता है उतनी ऊर्जा से वो हमारे घर तक आए, उतनी ऊर्जा ही लेकर आए और रास्ते में उसका नुकसान मत हो। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, एक जिस पदार्थ के थ्रू वो आ रही है उसकी चालकता बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए हम एक अच्छा सुचालक चाहते हैं। तो सुचालक का प्रयोग क्या है? इलेक्ट्रॉन को चालकता प्रदान करना और विद्युत प्रवाह के लिए हमारी सहायता करना। तो विद्युत प्रवाह में इलेक्ट्रॉन चलकर आते हैं, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए सुचालक चाहिए। तो विद्युत प्रवाह के लिए आवश्यक कौन है? सुचालक। दूसरा, कुचालक। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को चलने ही नहीं देते, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देंगे और आवेश लेकर वो पदार्थ आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को नहीं चलने देंगे। हमारे किस काम के? तो उत्तर है हमारे बहुत काम के हैं। किस प्रकार हमारे बहुत काम के हैं? देखिए, आप एक मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो मोटरसाइकिल में आप चर्चा करते हैं कितनी पावरफुल है। 0 से 100 तक की स्पीड में जाना है, 0 to 100 कितने सेकंड में जाएगी? उसने आपको बताया कि साहब ये 0 to 100 15 सेकंड में पहुंच जाएगी और बहुत पावरफुल है, 2 लोग बैठा के आप इसको दौड़ा सकते हैं। लीजिए, चलाइए। अब आप उस पर बैठ गए, अब चलने लगते हो। अगर आप उसको चलाओगे तो एक और चीज पहले चेक करोगे। बताओ क्या चेक करोगे? तो आप ये चेक करोगे कि आप उसको चला तो लोगे, बहुत स्पीड पे वो 100 पे आ जाएगी, फिर वो रुकेगी भी कि नहीं रुकेगी? अगर नहीं रुकेगी तो क्या होगा? तो रोकने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रेक। तो एक मोटरसाइकिल में जितनी आवश्यकता आपको इंजन की है उतनी ही आवश्यकता आपको ब्रेक की भी है। इसी तरह से जब एक पदार्थ में, एक सुचालक में
हमें विद्युत प्राप्त हो रही है, पावर हाउस से हमारे घर तक आ रही है, तो हम चाहेंगे कि ये विद्युत पूरी हमारे घर तक आए, रास्ते में खंबे से उतर के पृथ्वी पर मत चली जाए, और बिना खंबे के तो तार आएगा नहीं। खंबे रास्ते में लगे हुए हैं, हर खंबे में ये तार ऐसे बंधा हुआ है, क्या आप चाहेंगे कि वो विद्युत उस खंबे से उतर के पृथ्वी पे चली जाए? नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारी तार खंबे के साथ बंधी भी रहे, पर हम ये भी चाहते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी पर ना जा पाए। तो फिर बांधेंगे कैसे? जिस चीज से बांधेंगे उससे वो इलेक्ट्रॉन उतर जाएंगे। तो हमने उसका एक तरीका निकाला कि जो हमारे पास ये तार आती है, जो कि एक सुचालक है, और एक खंबा लोहे का लगा हुआ है जो कि एक सुचालक है, उन दोनों सुचालक के बीच में हम एक कुचालक लगा देते हैं, एक इंसुलेटर लगा देते हैं। अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन उस तार में चल के आ रहे हैं वो चल के सीधा हमारे घर तक आएंगे, रास्ते में उस खंबे से उतर के पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। तो वो करंट, वो एनर्जी, वो ऊर्जा पावर हाउस से चल के हमारे घर तक आ गई, 100 किलोमीटर पार करके, 1000 किलोमीटर पार करके, 10,000 किलोमीटर पार करके। 10,000 किलोमीटर में सोचिए कितने खंबे रास्ते में पड़े होंगे, कहीं से भी वो पृथ्वी में जा सकती थी। हर जगह हमको बहुत सावधानी से ये देखना पड़ता है कि जहां पर भी हम उसको बांधें, सुचालक बीच में आना ही चाहिए, एक कुचालक बीच में आना ही चाहिए। अगर कुचालक बीच में नहीं आया और हमने किसी सुचालक से बांध दिया, पृथ्वी पे चली जाएगी। ये नहीं हो, इसलिए कुचालक जरूरी है। तो अगर कुचालक नहीं होता, हमें कुचालक पदार्थ का पता नहीं होता, तो हम विद्युत को अपने घर तक नहीं ला सकते थे। आप अपने घर पे लेके आए हैं, यहां पर तार दौड़ रही है, आप गए, आते जाते आपका हाथ लगा, करंट लगी। हम चाहते हैं कि हमको शॉक मत लगे, करंट मत लगे, तो हम क्या करते हैं कि जिस सुचालक में, जिस कंडक्टर में करंट आ रही है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं मोटा। वो प्लास्टिक कौन सा पदार्थ होता है? कुचालक। अब हम उस तार को पकड़ लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं और घुमाकर अपने प्लग तक, अपनी मशीन तक, अपने पंखे तक, अपने बल्ब तक लेकर जाते हैं। हमको अब उससे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस तार के और हमारे हाथ के बीच में हमने एक कुचालक बनाया हुआ है, एक कुचालक लगाया। तो अगर ये कुचालक नहीं होता तो हम तो ये तार दौड़ा ही नहीं पाते पूरा। इसलिए देखिए, जितना सुचालक धारा को, विद्युत को ले जाने के लिए आवश्यक है, उतना ही कुचालक आवश्यक है। और अगर ये कुचालक ना हो तो विद्युत आवेश, विद्युत की ऊर्जा पृथ्वी में चली जाएगी, क्योंकि वो अंतिम पृथ्वी पर ही जाना चाहती है। सब आवेश पृथ्वी की ओर जाना चाहते हैं। इसका कारण हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो इस तरह से ये कुचालक, तो कुचालक को इंग्लिश में कहेंगे इंसुलेटर्स। इस इंसुलेटर की आवश्यकता मैंने आपको बताई, और इसका गुण देखिए, जिस तरह से एक चालक का गुण हमने लिया है चालकता, उसी तरह से कुचालक का एक गुण है विद्युत रोधकता, विद्युत को रोकना। जितना ज्यादा विद्युत रोधकता होगी, जितना ज्यादा इंसुलेशन होगा, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। जितना ज्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, तो जितना ज्यादा उसमें इंसुलेशन होगा, जितना ज्यादा उसका, जब तक वो जाने नहीं देगा, वो उसका इंसुलेशन है। तो जितना वो अधिक होगा हमारे लिए उतना अच्छा है, और वही हम चाहते हैं। आप देखते हैं बाहर में बड़े बड़े खंबे लगे हैं जिसके ऊपर मोटी मोटी तार लगी हैं, और बहुत दूर तक वहां से विद्युत को प्रवाहित होना है। वहां पर इतना दबाव होता है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, वो एक दूसरे को इतना ज्यादा विकर्षित करते हैं, विकर्षण का बल इतना अधिक होता है कि उसको कोई छोटा सा डंडा भी मिलेगा पृथ्वी की तरफ जाते हुए, तो वो पृथ्वी की तरफ चले जाएंगे तुरंत। तो हम क्या चाहते हैं कि बीच में इतना तगड़ा, इतना मजबूत कुचालक लगाएं कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जितना भी विकर्षित करें उसको पार नहीं कर पाए। तो हम ये कहेंगे कि हमारे कुचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, विद्युत रोधक शक्ति बहुत अधिक होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन आपस में जितना भी विकर्षण कर लें, दूसरे इलेक्ट्रॉन को उस पदार्थ से पार न करवा सके। तो
मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर हमारे पास एक चालक है, बुरा चालक, अच्छा चालक, इसका कौन सा गुण होता है जिसको हम नापते हैं? तो आंसर है चालकता। चालक में क्या अच्छी होनी चाहिए? चालकता अच्छी होनी चाहिए, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। यदि हमारे पास एक कुचालक है जिसे जगह जगह हम विद्युत को रोकने का काम करते हैं और उसे दिशा देने का काम करते हैं, जी हां, दिशा भी देते हैं। जैसे अगर मुझे पानी एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाना है, टंकी से लाना है, पानी ऐसे आएगा, जमीन पे गिर जाएगा, तो मैं क्या करता हूं? उसके चारों तरफ पाइप लगा देता हूं। वो पाइप पानी को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता, तो वो पाइप, लोहे का पाइप, पॉलिथीन का पाइप एक कुचालक है पानी के लिए। क्यों? पानी को जाने नहीं देता। उसको अब मैं पाइप को ऐसा मोड़ता हूं, दूसरी जगह मोड़ता हूं, तीसरी जगह मोड़ता हूं, कमरे में ले आता हूं, मैं उस पानी को दिशा देता हूं। किसके द्वारा दिशा देता हूं? ऐसे पदार्थ से जो अपने अंदर से पानी को जाने नहीं देता। इसी तरह से मैं विद्युत को भी दिशा देता हूं। एक विद्युत का मेरे पास सुचालक है, उस सुचालक में तो विद्युत धारा आती ही जाएगी, विद्युत आवेश आते ही जाएंगे। मैं चाहता हूं कि वो ऐसा घूमकर दूसरे कमरे में जाएं, तो उस विद्युत चालक के चारों तरफ मुझे एक कुचालक लगाना होगा, फिर उस कुचालक को लगा के ऐसा मोड़ना होगा, ऐसा मोड़ना होगा, ऐसा मोड़ना होगा, मैं उसे दिशा देते जाता हूं। तो दिशा देने के लिए मुझे कुचालक चाहिए, नहीं तो हम दिशा नहीं दे सकते, विद्युत चारों तरफ फैल जाएगी। आकाश में, बादलों में विद्युत आवेश होते हैं, हमारे ऊपर क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि बीच में एक कुचालक है, हवा, वो उसे नहीं आने देती। प्रकृति ने हमारी सुरक्षा के लिए हवा को बनाया है। क्या बनाया है? कुचालक, ताकि वो आवेश हमारे ऊपर ना गिरे। इस तरह से कुचालक के हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, नहीं तो हर जगह आवेश हमारे शरीर के थ्रू जाता रहेगा, हर चीज में आवेश आता रहेगा। तो कुचालक की शक्ति क्या होती है? इंसुलेशन, विद्युत रोधकता। इस प्रकार से दो तरह के पदार्थ हमें मिलते हैं। उसके बाद एक तीसरे तरह का पदार्थ भी हमने देखा, और वो पिछले कुछ वर्षों से, 50 वर्षों से बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत इसका हमने उपयोग किया है, और ये पदार्थ है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो पदार्थ हैं जिससे हम कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, और आप देखिए उसके बिना तो आपकी दुनिया है ही नहीं। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जिन्होंने हमारे जीवन में अभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है, ये क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठंडा रखें तो कुचालक होते हैं, और थोड़ा सा इसको तापक्रम इसका बढ़ा दें, थोड़ा गर्म कर दें तो सुचालक हो जाते हैं। ये अर्धचालक होते हैं। इसके बाद यानी कि मूलतः ये कुचालक होते हैं, और इसको हम प्रयत्न करके, कुछ करके, एक आयोजन करके इसको हम सुचालक बना सकते हैं। कितना सुचालक बनाएंगे? जितना हमारा काम है। तो ये सब चीजें हम एक पूरा, हमारा एक अलग से चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स का, अर्धचालकों का, और ये अर्धचालक का चैप्टर हम उस समय इसे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ क्या याद रखेंगे? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो कम तापक्रम पर कुचालक होते हैं, अधिक तापक्रम हो जाने से सुचालक बन जाते हैं, ये अर्धचालक। उसके बाद एक और कैटेगरी आई है पिछले कुछ वर्षों से, श्रेष्ठ चालक, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर भविष्य में भौतिकी की दिशा तय करेंगे। आप सब जब रिसर्च करने जाएंगे फिजिक्स में, तो आपको एक विषय मिलेगा, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर ऐसे सुचालक होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ चालक होते हैं जो बिल्कुल ही प्रतिरोध नहीं देते, शून्य प्रतिरोध होता है, और इलेक्ट्रॉन को छूट है कि वो जितनी तेजी से जाना चाहे जा सकता है। तो शून्य प्रतिरोध वाले चालक श्रेष्ठ चालक होते हैं, और अभी तक हमें इस कमरे के तापक्रम पर श्रेष्ठ चालक नहीं मिलते हैं। श्रेष्ठ चालक जो भी हमने अभी तक देखे हैं वो बनाए हैं, और बहुत ही कम तापक्रम पर 5 केल्विन, 10 केल्विन, 20 केल्विन, इतने कम तापक्रम पर हम कुछ श्रेष्ठ चालक बना सके हैं, और उससे गर्म अवस्था में नहीं बना सके, और इस पर अभी बहुत प्रयास चल रहे हैं, बहुत रिसर्च चल रहे हैं।
आप भी चाहें तो इस रिसर्च के फील्ड में जाइए, क्योंकि सुपर कंडक्टर हमारे लिए क्रांति लेकर आएगा। हम जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं उसमें से एक बहुत बड़ी मात्रा ऊर्जा की किसमें खर्च होती है? जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो दूसरे पदार्थों से टकराते हैं और अवरोध के कारण, रेसिस्टेंस के कारण, प्रतिरोध के कारण हमारी बहुत सी ऊर्जा वेस्ट होती है, ऊर्जा का हास होता है, ऊर्जा का नुकसान होता है। यदि हम उस ऊर्जा को बचाना चाहें तो हमको अपने इलेक्ट्रॉन्स को, हमको अपनी विद्युत को श्रेष्ठ चालकों में से ले जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया। अब सबके बारे में हम 2-2 लाइन लिखते हैं और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे सुचालक देखिए, प्रतिदिन हम जो धातु यूज करते हैं अपने आसपास जो हमको दिखते हैं, तो धातुएं अधिकांश सुचालक मिलती हैं, अधातु हमें कुचालक मिलते हैं। धातु में हमने बताया चांदी, तांबा, ये सुचालक हैं। और सुचालक कौन है? प्रश्न हमारे मन में उठता है कि जो पानी हम पीते हैं वो सुचालक है कि कुचालक है? तो पानी के लिए याद रखिए, शुद्ध पानी, केमिस्ट्री में H2O, शुद्ध पानी कुचालक है। लेकिन यदि पानी में लवण मिश्रित कर दिए जाएं और उसमें जो लवण आ जाते हैं उस पे विद्युत आवेश होते हैं, तब लवण कैसे आएंगे? तो लवण पानी में जब भी अशुद्धि होती है, बोरिंग में से हम पानी निकालते हैं तो बोरिंग के पाइप के साथ टकराते टकराते उसके कुछ लवण आ जाते हैं। जिस मिट्टी में से, जिस रेत में से पानी छन के आता है उसमें लवण आ जाते हैं। कोई ना कोई चीज रास्ते में ऐसी आती है जिसके कारण पानी में अशुद्धि के रूप में लवण आ जाते हैं और उन लवण पर विद्युत आवेश होता है और वो इस पानी को एक चालक बना देते हैं। तो पानी में चालकता होती है यदि पानी अशुद्ध होता है। तो हम ये 2 कैटेगरी रखते हैं, एक शुद्ध पानी कुचालक होता है, नल से आने वाला पानी चालक होता है। ये आप याद रखेंगे पानी के लिए। एक दूसरी चीज जो बहुत बच्चे प्रश्न पूछते हैं, हमारा मानव शरीर सुचालक है या कुचालक है? तो इसका उत्तर है कि मानव शरीर में अधिकांश 90% से अधिक पानी ही होता है और इस पानी में लवण होते हैं। जी हां, लवण होते हैं, क्योंकि पानी हमारे ब्लड को बनाता है, खून को बनाता है और खून में नमक होता है, उसमें लवण होते हैं। इस लवण में विद्युत आवेश होते हैं। लवण क्या होता है? एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, वो लवण बन गया Na, सोडियम प्लस। एक परमाणु है क्लोरीन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिए, ये इसमें विद्युत आवेश आ गया ऋणात्मक और ये क्या बन गया? Cl-, इसे अब हम लवण कहेंगे। ये लवण होते हैं जिनके पास आवेश होते हैं और इस आवेश के कारण ये जाने देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उसे सहायता करते हैं। तो इस तरह से पानी में लवण आने से वो चालक बन जाता है। हमारे शरीर में, खून में पानी है, पानी में लवण है, इसलिए हमारा शरीर चालक है। लेकिन यह है कि यह बहुत अच्छा चालक नहीं है, बहुत इसमें प्रतिरोध होता है और उस प्रतिरोध के कारण यदि बिजली गिरती है तो हमारा शरीर जल भी जाता है। उस प्रतिरोध के कारण ये उसका ऊष्मा का प्रभाव है, जिसे हम विद्युत धारा में पढ़ेंगे कि हमको शॉक कैसे लगता है और हमारा शरीर जलता क्यों है विद्युत आने से। ये उसके बाद ये चालक के बारे में हुआ। कुचालक, प्लास्टिक जो हमारे आसपास मिलते हैं वो कुचालक होते हैं। प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ये सब कुचालक के उदाहरण हैं। और उसके बाद अर्धचालक, अर्धचालक पदार्थ मैंने आपको गुण बताए और इसके उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके अलावा बहुत सारे अर्धचालक हमको मिलेंगे, लेकिन कक्षा 12वीं में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को सामने रखकर ही इनके गुणों का अध्ययन करेंगे। श्रेष्ठ चालक, इसके जब हम विद्युत धारा में आएंगे तो इसके उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। अब हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं इन सब की परिभाषाओं को और इनके उदाहरण। ये है सुचालक, आवेशित कणों को अपने में से कम से कम प्रतिरोध देकर जाने देते हैं। ये उदाहरण धातुएं, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, अशुद्ध पानी, मानव शरीर। कुचालक,
आवेशित कणों को अवरोधित करते हैं, नहीं जाने देते हैं, और इसके उदाहरण है अधातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, शुद्ध पानी। सुचालक आवेशित कणों को अपने में से कम प्रतिरोध देकर जाने देते हैं, और उदाहरण धातुएं, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, अशुद्ध पानी, मानव शरीर, ये सब सुचालक हैं। कुचालक आवेशित कणों को अवरोधित करते हैं, नहीं जाने देते हैं, अधातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, शुद्ध पानी। इनका गुण चालकता, इनका गुण प्रतिरोधक क्षमता या विद्युत रोधकता। इसके बाद इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अर्धचालक, अर्धचालक कम तापक्रम पर कुचालक, अधिक तापक्रम पर अथवा अशुद्धि मिलाकर सुचालक बन जाते हैं। ये होते हैं अर्धचालक। इसके उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम, तथा अन्य बहुत से होंगे और इसे हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद श्रेष्ठ चालक, सुपरकंडक्टर्स, ये था सेमी, ये है सुपर। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधक क्षमता शून्य होती है, बिल्कुल ही प्रतिरोध नहीं करते। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधक क्षमता शून्य होती है, और ऐसे बहुत सारे पदार्थ कम तापक्रम पर बनाए जा चुके हैं। तो ये इस तरह से हमने इनको पदार्थों को अलग अलग क्लासिफिकेशन में, अलग अलग गुणों में इसको बांटा। अब इसके बाद अगली चीज, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमिना है, और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, प्रेरण। विद्युत प्रेरण। ओके, कोई भी पदार्थ हम लेते हैं, उसके पास आवेश होता है या नहीं होता है। यदि हमसे ये प्रश्न पूछा जाए तो हम इसका उत्तर किस प्रकार देंगे? हम इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि उसके आवेश की गणना इस तरह से की जाती है, उसमें जितना धनात्मक आवेश है उतना ही उसके पास ऋणात्मक आवेश होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी पदार्थ के पास आवेश शून्य होता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ अणुओं से बनता है, अणु परमाणु से बनते हैं। परमाणु के अंदर नाभिकी होती है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, अवश्य होते हैं, और अगर वो होते हैं तो उनके पास आवेश भी होता है, चार्ज भी होता है। तो हर पदार्थ के पास चार्ज होते हैं और बहुत अधिक संख्या में चार्ज होते हैं। 10 to the power 26, 10 to the power 27, इतनी बड़ी संख्या में उनके पास आवेश होते हैं, लेकिन वो कोई भी बल नहीं दिखा पाते। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि जितने ऋण आवेश हैं उतने ही उनके पास धन आवेश होते हैं, और उनका नेट यानी कि कुल आवेश शून्य होता है।
कुल आवेश शून्य होता है। जितने धन उतने ऋण, इसलिए जब हम दोनों को योग करते हैं तो कुल आवेश शून्य आता है। इसलिए वो बल नहीं दिखा पाते लेकिन आवेश होते हैं। तो फिर उसमें आवेश बनता कैसे है? तो इसका उत्तर है कि उसमें आवेश बनता है जब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाते हैं। अब एक पदार्थ के अंदर देखिए, एक पदार्थ के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो कुछ ऐसे परमाणु हो जाएंगे जिनके पास केवल धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो उस पदार्थ के अंदर कुछ ऐसे परमाणु हैं जिनके पास केवल धनात्मक आवेश है। कोई ऐसा पदार्थ भी हो सकता है जिसको हमने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिए। यदि ऐसा किया तो उसके पास ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद एक चीज और जो आप लोगों को समझनी है और बहुत आवश्यक है कि हम जो भी पदार्थ लेते हैं, देखते हैं इस कमरे के तापक्रम पर, उसके पास उसके अंदर कुछ ऐसे कण होते हैं जिनके पास धनात्मक आवेश भी होते हैं और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनके पास ऋणात्मक आवेश भी होते हैं। कुल आवेश शून्य होगा। ये कैसे हो जाता है कि उसके पास धनात्मक आवेश भी हैं, ऋणात्मक आवेश भी हैं, कुल आवेश शून्य है? तो देखिए, हर पदार्थ जिन कणों से बनता है उसे हम कहते हैं अणु या अणु से छोटे परमाणु। एक परमाणु के पास जितने धन होते हैं उतने ही ऋण होते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ का हिस्सा है, उसके में हमारे पास ये एक परमाणु है। इस परमाणु के पास जितने धन हैं उतने ही ऋण हैं और इसका आवेश शून्य है। इस पदार्थ के पास कुल आवेश शून्य है। ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये पदार्थ की मूल स्थिति होती है ऐसे शून्य। जब हम इसका तापक्रम बढ़ाते हैं, इसे ऊर्जा देते हैं, जब हम इसके ऊर्जा देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन धन और ऋण है कहां पर? धन नाभिकी में है और ऋण चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे। जब हम इसे ऊर्जा देते हैं ऊष्मा के रूप में तो ये जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो ऐसे घूम रहे हैं, इनकी शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि हमने ऊर्जा दी, उससे इनकी शक्ति बढ़ गई और ये ऐसे 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 बाहर चले गए। ये यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, यहां धन है, ये ऋण है, इस ऋण को इस धन खींचता है तो ये गोल ऐसा घूमते रहते। हमने ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के कारण ये ऐसा घूमने लगे और ये ऐसा बाहर चले गए। अब ये धन इनको खींच नहीं पाता। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो एक परमाणु था जिसका आवेश शून्य था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला गया तो देखिए इसका स्वरूप कैसा हो गया। अब इसके पास ये एक परमाणु है, इसके धन और ऋण जिन्होंने आपस में एक दूसरे को बराबर किया उसको छोड़ दीजिए, इसका एक ऋण बाहर जा चुका है तो इसके पास कुल आवेश कितना है? धन। ये एक परमाणु है, इस परमाणु के पास धन, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, वो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है। ये एक कण है, इस कण के पास कितना आवेश है? ऋण। एक इसका जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, इसके पास कितना आवेश है? ऋण। अब इन दोनों के स्वरूप में अंतर देखिए, इसके पास अलग अलग कण हैं, किसी कण के पास धन आवेश है, किसी कण के पास ऋण आवेश है। ये कब होता है? ये हमारे कमरे के तापक्रम पर होता है, कमरे के तापक्रम पर। ये कब होता है? तो उत्तर है ये 0 केल्विन पर होता है। जब इसके पास बिल्कुल ऊर्जा नहीं है तब इसके पास ऐसी स्थिति होती है और जब हम इसको ऊर्जा देते हैं तब ये ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो किसी भी पदार्थ पे कमरे के तापक्रम पर धन और ऋण दोनों आवेश उसके पास होते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं विद्युतीय प्रेरण। विद्युतीय प्रेरण में
यदि हमारे पास एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर धन और ऋण दोनों तरह के आवेश वाले कण होते हैं और वो बिखरे हुए होते हैं, उनका स्थान बदलता रहता है, पर दोनों इसके अंदर उपस्थित हैं। कहीं पर धन वाला कण, कहीं ऋण वाला कण, इस तरह से धन ऋण, ये सब तरह के कण होते हैं। ओके, ये सब तरह इस तरह से मिले रहते हैं सब जगह पर। अब इसके सामने यदि हम एक दूसरा पदार्थ लेके आते हैं जिसके पास एक विशेष प्रकार का आवेश है, जैसे उसके पास धनात्मक या उसके पास ऋणात्मक किसी एक प्रकार का आवेश उसके पास है, मान लीजिए उसके पास ऋणात्मक आवेश है और वो हम इसके पास लेकर आते हैं। जब हम इसके पास लेकर आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्रिया होती है। यहाँ पर हम एक दूसरा पदार्थ लेकर आए, जैसे प्लास्टिक की छड़ को रगड़ कर लेकर आए, तो उसके पास ऋण आवेश ज्यादा होते हैं, ऋण आवेश अधिक होते हैं, इसे हम लेकर आए। ऋण आवेश की प्रवृत्ति क्या होती है, ये धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और ऋण आवेशित वाले कणों को विकर्षित करते हैं। इस आकर्षण विकर्षण के कारण हम ये देखते हैं कि इसमें से जो ऋण वाले पदार्थ हैं, ऋण वाले जो कण हैं, वो इनके विकर्षित होकर इस किनारे पर चले जाते हैं और धन वाले जो हैं वो इस किनारे पर आ जाते हैं। इससे आकर्षित होके क्या सभी के सभी धन इधर और सब के सब ऋण उधर चले जाते हैं? उत्तर है नहीं, एक बहुत ही छोटा सा अंश ऐसा होता है और बाकी मिले जुले रहते हैं, जैसे धन ऋण ऋण धन धन ऋण ऋण धन, ये सब घूमते रहते हैं। सिर्फ थोड़े से ऋण इधर हो जाते हैं और थोड़े से धन इधर हो जाते हैं। ओके, इसे मैं एक और चित्र के द्वारा आपको अच्छे से बता सकता हूं। जैसे हमारे पास यहां पर, फिर से मैं इसे बनाऊंगा, देखिए हर धन के साथ एक ऋण है और इस प्रकार इसका कुल आवेश 0 है। ये सामने हम ऋण वाला एक पदार्थ लेकर आए जिसमें ऋण आवेश है, इसने धन वालों को खींचा और ऋण वालों को विकर्षित किया। उसके साथ ही अब हमको इसमें जो आवेश मिलते हैं, जो आवेशित कण मिलते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं। धन खिंचा गए, ऋण विकर्षित हुए, तो हमें ये ऐसा मिलेंगे। ये ऐसे। अब देखिए धन ऋण धन ऋण धन ऋण सब मिले जुले हैं। एक लेयर, एक सतह धन की इधर आ गई और एक ऋण की इधर चली गई, बस इतना ही होता है। लेकिन ये जो चीज होती है इसको हम कहेंगे कि इसका पोलराइजेशन हो गया, इसका एक वर्गीकरण हो गया। धन एक तरफ चले गए और ऋण एक तरफ चले गए। ओके, ये जो प्रक्रिया होती है कि धन एक तरफ और धन ऋण एक तरफ, ये ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण, आवेशित पदार्थों का, आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है जब ये पास में आता है। कारण आप सुन चुके हैं, ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके ऋण को विकर्षित करता है और ये ध्रुवीकरण हो जाता है। इसमें आप देखेंगे यहां पर धन इधर हैं और यहां पर ऋण इधर हैं, बाकी सब मिले जुले हैं। ये जो प्रक्रिया होती है कि आवेश का ध्रुवीकरण होना, इसे हम कहते हैं प्रेरण। ये विद्युतीय प्रेरण है, प्रेरण। ओके, बस इतनी सी बात है। तो जब भी
जब भी एक आवेशित पदार्थ अनावेशित पदार्थ के पास में लाया जाता है तो उसके अंदर के आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है और इस ध्रुवीकरण में धन और ऋण दो अलग अलग ध्रुवों में एकत्रित हो जाते हैं और इस नियम को, इस कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युतीय प्रेरण। अब इसको लिख लेते हैं कि विद्युतीय प्रेरण क्या है। विद्युतीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें यदि एक आवेशित पदार्थ अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित में आवेशित कणों का ध्रुवीकरण हो जाता है। विपरीत आवेश वाले पदार्थ की ओर आते हैं, ऋण से ये धन विपरीत है, विपरीत पदार्थ की ओर आते हैं तथा समान आवेश वाले उससे दूर हो जाते हैं। कारण क्या है इस प्रेरण का? इसका कारण है आकर्षण तथा विकर्षण का बल। ये प्रेरण की क्रिया होती है। ये प्रेरण की क्रिया से ये जो विपरीत आवेश इसकी तरफ आए हैं, ये इसके बल के कारण इसी तरफ स्थिर रहना चाहते हैं। इनको हम बोलते हैं ये इसके साथ बंध गए, तो ये बंधक आवेश हैं, बंधक आवेश। अब ये आवेश अपने पदार्थ के अंदर किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ये इसके साथ बंध गए, इसी तरफ खिंचे रहते हैं। ये जो इससे विकर्षित हो रहे हैं, ये दूर से दूर जाना चाहते हैं लेकिन इस सतह के बाहर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि यहां पर जो हवा है, वायु है या जो भी यहां पर माध्यम है, वो माध्यम एक कुचालक माध्यम है। अगर वो कुचालक है तो ये यहां किनारे पे पहुंचकर ये इलेक्ट्रॉन यहां रुक गए, अब ये और बाहर नहीं जा सकते, मजबूरी है यहीं रुके रहते हैं। लेकिन ये जाने के लिए स्वतंत्र हैं। चूंकि ये जाने के लिए स्वतंत्र हैं इसलिए हम इनको कहेंगे स्वतंत्र। ये स्वतंत्र आवेश हैं और ये वाले बंधक आवेश हैं, ये इससे बंधे रहते हैं। अब इसमें हम एक और प्रक्रिया कर सकते हैं। वो प्रक्रिया है कि ये वाला जो पदार्थ, ये पदार्थ, इसका कुल आवेश अभी कितना था? तो उत्तर है इसका कुल आवेश 0 था, इसीलिए हम इसे अनावेशित कह रहे थे। 0 क्यों? जितने धन हैं उतने ही ऋण हैं, तो ये अनावेशित है। क्या हम इसे आवेशित बना सकते हैं? क्या हम इसे चार्ज कर सकते हैं? चार्ज मतलब उसके पास कुल एक प्रकार का, कोई भी एक प्रकार का आवेश अधिक होना चाहिए, धन या ऋण। तो उत्तर है हाँ, हम इसे आवेशित कर सकते हैं। अब आवेशित करना, किसी पदार्थ को आवेशित करना, इसके लिए हमारे पास दो प्रक्रियाएं होती हैं आवेशित करने के लिए। तो उसमें से एक प्रक्रिया मैं इससे बनाकर बताऊंगा। पहले दूसरी प्रक्रिया देखिए, आवेशित करने की प्रक्रिया। आवेशित करने की प्रक्रिया। ओके, ये प्रक्रिया दो तरह से होती है, एक चालक के द्वारा, चालन द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा। चालन में दो वस्तुओं का आपस में संपर्क होना आवश्यक है, प्रेरण में संपर्क नहीं होता है। इसमें आप देख रहे हैं संपर्क नहीं हुआ, इससे हमने इसको कुछ दूरी पर रखा है। अगर ये आपस में जुड़ गए तो चालन हो गया, और अगर दूर रहे तो प्रेरण हो गया। ये चालन की प्रक्रिया और प्रेरण की प्रक्रिया का अंतर है, इसे याद रखिए। तो चालन की प्रक्रिया, प्रेरण की प्रक्रिया, इन दोनों में देखिए, पहले चालन की प्रक्रिया। चालन की प्रक्रिया में ये हमारे पास एक अनावेशित पदार्थ है, इस अनावेशित पदार्थ में जितने धन हैं उतने ही ऋण हैं। ये इस तरह से कुल आवेश इसका 0 है। इसके पास ये बहुत सारे आवेश हैं। ऋण आवेश की अधिकता है, हम चाहें तो धन वाला ले सकते हैं, चाहे ऋण वाला ले सकते हैं। हमने ऋण वाला लिया, इसके पास ये, और अब हमने इन दोनों को छुआ दिया, ये
ये दोनों संपर्क में आए। संपर्क आवश्यक है। जैसे ही इन दोनों का संपर्क होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये सब एक पदार्थ में भरे हुए हैं और इनमें कौन सा बल होता है? विकर्षण का। तो ये कभी मत भूलिए कि अगर एक में हम आवेश देते हैं, वो आवेश उसके अंदर आराम से नहीं रहता है, वो हमेशा एक टेंशन में रहता है, एक तनाव में रहता है। क्यों? क्योंकि दूसरे आवेश उसको पुश कर रहे हैं, उसको विकर्षित कर रहे हैं और हमेशा वो चाहते हैं कि वो सब निकल जाएं बाहर। इतना उसको धक्का दिए रहते हैं और ये सब चाहते हैं कि ये निकल जाए। क्यों नहीं निकल रहा था? क्योंकि इसके चारों तरफ वायु थी और वो एक कुचालक है, निकलने नहीं देती थी। अब हमने क्या किया? अब हमने इसको इससे छुआ दिया। जैसे ही हमने इसको संपर्क में लाया, ये चालक है और ये इलेक्ट्रॉन, जिसको ये सब इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे हैं, ये यहां चला गया ऋण। इसको इसने पुश किया, ये यहां चला गया ऋण। अब हम क्या देखते हैं? इसके पास ऋण आवेश आ गया। इसके पास पहले शून्य आवेश था, सब आवेश बराबर थे। अभी इसमें से ऋण आया तो इसके पास ऋण की अधिकता हो गई और अब ये कैसा हो गया? आवेशित। इस तरह से हमने चालन के द्वारा इसको आवेश दिया। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसके पास जितना अधिक ऋणात्मक चार्ज था, क्या वो सारे के सारे ऋणात्मक पदार्थ, ऋणात्मक कण, क्या सब के सब उधर चले जाएंगे? उत्तर है नहीं, सब नहीं जाएंगे। कितने जाएंगे? कितने जाएंगे उसको मैं अभी से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ताकि आगे यही फिनोमिना, यही प्रक्रिया आपके दिमाग में बैठी रहे। कैसे? यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और यहां पर सब बराबर हैं, धन और ऋण। यहां से 100 में से 99 ने एक आखिरी वाले को विकर्षित किया और इतना बल लगाया 99 का कि वो उस बल के कारण यहां आ गया। ठीक है, अब जो यहां 99 बचे, अब उन्होंने क्या किया? 98 ने, जो एक लास्ट वाला था 99 नंबर का, उसको विकर्षित किया, वो भी यहां आ गया। अब 98 बचे। 98 में से जो 97 थे, उन्होंने आखिरी वाले 98 को विकर्षित किया, वो भी यहां आ गया। अब 97 में आखिरी वाला 97 था, बाकी 96 ने इसको विकर्षित किया कि उधर जाओ। लेकिन अब एक परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्या आ गया? देखिए, यहां पर कितने एकत्र हो चुके हैं? 3। ये तीनों में भी ताकत है। जो इलेक्ट्रॉन नंबर 97 का इधर आता है, ये तीनों उसको विकर्षित करते। मत आओ तो, लेकिन 97 का जोर ज्यादा है, 96 का जोर ज्यादा है। ये 3 इधर इसको धक्का देते हैं, ये 96 मिलके इधर धक्का देते हैं, ये इधर आ जाता है। ठीक है, और आते गए और आते गए और आते गए, यहां से 51 बचे। 51 बचे तो 50 ने मिलके 51 नंबर वाले को धक्का दिया। इधर 49 आ चुके, वो 49 इधर से धक्का देते हैं, 50 इधर से धक्का देते हैं। नेचुरली ये धक्का ज्यादा है और ये यहां आ गया। अब आप समझ गए अगली बात मैं क्या बोलने वाला हूं। इधर 50 हो गए हैं, इधर भी 50 हो गए हैं। जब ये अपने 50वें को धक्का मारते हैं तो इधर के 50 आने नहीं देते, इसको विकर्षित करते हैं और जाना बंद। दोनों तरफ का बल कैसा हो गया? बराबर। तो इसमें आपका प्रश्नोत्तर क्या बना? चालन के द्वारा जब हम आवेश को स्थानांतरित करते हैं तो क्या हम पूरा का पूरा आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं? उत्तर है नहीं, हम पूरा आवेश स्थानांतरित नहीं कर सकते। ये आवेश तब तक स्थानांतरित होगा जब तक दोनों तरफ से लगने वाला बल बराबर हो जाएगा। और जब दोनों तरफ से लगने वाला बल बराबर हो जाएगा तो उसके बाद आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। ये स्थानांतरण की प्रक्रिया रुक जाएगी तो इसमें कुछ आवेश बचेगा। कभी भी पूरा आवेश यहां नहीं जाएगा, ये याद रखिए। और कभी भी शून्य आवेश जाए ऐसा भी नहीं होगा, जाएगा। तो कहां पर रुकना है? जब दोनों तरफ का विकर्षण बराबर हो जाएगा। ये उत्तर को याद रखिएगा, इसे मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसे आप समझ लीजिए। ओके, बल बराबर होते तक
बराबर होते तक। ये आपको याद दिलाएगा कि कब तक ये आवेश इधर जाएंगे। ये हमने क्या पढ़ा? चालन द्वारा। अब प्रेरण द्वारा हम इसको कैसे आवेशित कर सकते हैं? आवेशित करने की प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा प्रक्रिया देखिए, मैं फिर से आपको वापस यहां लाता हूं। ये प्रेरण है। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, सब ऋण इधर चले गए, सब धन इधर आ गए। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया? इसके साथ यहां पर हमने एक चालक उपलब्ध कराया और उस चालक को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया। ये सब बंधक हैं, इन सब पर इधर बल लगा हुआ है और ये सब इस ऋण के कारण इधर पकड़े गए हैं। आकर्षण में ये बंधक हो गए। अब ये ऋण विकर्षण के कारण दूर जाना चाहते हैं, तो इनको हमने एक सुचालक उपलब्ध कराया और एक बहुत बड़ी जगह दी कि तुमको जाना है तो जाओ। वो सुचालक जगह है और उस जगह का नाम क्या है? उस स्टोर का नाम क्या है? पृथ्वी। कोई भी एक बड़ा सा स्टोर लिया, सबसे बड़ा स्टोर पृथ्वी होता है, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। अब इतना खुला स्टोर इसको मिलता है, ये जाने के लिए सुचालक मिलता है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन यहां से धड़धड़ा के पृथ्वी में चले जाते हैं। ये भी गया, ये भी गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये सब पृथ्वी में चले गए इस तरह से। अब जब ये पृथ्वी में चले गए तो ये स्थिति आ गई। अब चौथी स्थिति देखिए, जब ये ऐसा हो चुका तो हमने क्या किया? दो प्रक्रियाएं की, लेकिन पहले और बाद इसको याद रखिएगा। पहले हमने क्या किया कि ये वाला जो कंडक्टर है, सुचालक है, इसको काट दिया। काटने से पृथ्वी से इसका संपर्क बंद हो गया, ना तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा सकता है और ना यहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। वापिस अब नहीं आ सकता, गेट हमने बंद कर दिया, रास्ता काट दिया। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया में हमने इसको हटा दिया, इसको भी दूर कर लिया। अब हमारे पास ये जो चालक बचता है, इसे देखिए, अब इसका स्कोर क्या है? आवेश का स्कोर क्या है? तो धन ऋण, ये धन ऋण और धन, ये इनके जो जोड़ीदार ऋण थे नहीं हैं, जा चुके। ये हमको पदार्थ मिला। अब ये देखिए, ये 0 0 0 0, लेकिन धन। कौन से आवेश अधिक हो गए? धनात्मक आवेश अधिक हो गए। तो इस पूरे पदार्थ के लिए अब हम क्या कहेंगे? इस पदार्थ पर कौन सा आवेश है? तो आप कहेंगे इस पर धनात्मक आवेश है। शुरू कहां से किया था? अनावेशित। अब ये कैसा हो गया? आवेशित। ये आवेशित। और कैसा आवेश है इस पे? धनात्मक। धनात्मक आवेश से ये आवेशित हो गया। तो ये आवेशित करने का दूसरा तरीका, कौन सा तरीका? प्रेरण द्वारा। तो हमें आवेशित करने के दो तरीके मालूम हैं, एक चालन के द्वारा, दूसरा प्रेरण के द्वारा। चालन के द्वारा एक पदार्थ लेकर आएंगे जो आवेशित है और उसे संपर्क में लाएंगे। संपर्क में लाने से विकर्षण बल के कारण इसके आवेश कुछ मात्रा में यहां चले जाएंगे और ये पदार्थ भी आवेशित हो जाएगा। प्रेरण में हमारे 4 स्टेप हैं। अनावेशित के सामने हम एक दूसरा आवेशित पदार्थ लाएंगे, लेकिन संपर्क में नहीं आएगा, ये बहुत आवश्यक है। संपर्क में नहीं आएगा, केवल इसको अपनी तरफ खींचेगा और खींचकर ध्रुवीकरण कर देगा। इस ध्रुवीकरण को हम क्या कहेंगे? प्रेरण। प्रेरण होने के बाद में हम इसको एक चालक के द्वारा पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो इसके जो विकर्षित वाले आवेश हैं वो आवेशित कण पृथ्वी में चले जाएंगे। अब उसके बाद हम इस चालक को काट देंगे और इसे दूर हटा लेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बंधक
आवेश थे, ये बंधक आवेश ही इसके अतिशेष आवेश रह जाते हैं। ये तो सब पहले ही शून्य थे, इनके कारण अब इसमें एक आवेश की अधिकता होती है और वो ये वाले आवेश होते हैं। छोटे छोटे प्रश्न कुछ और हो सकते हैं, जैसे इस प्रक्रिया में यहां नंबर 3 से 4 जाएंगे, 2 स्टेप हैं, चालक का और ये दोनों को हमको हटाना है। पहले किसको हटाएंगे? अगर हम इसको पहले हटा देंगे तो क्या होगा, ये जो धन है इनके ये ऋण हट गए, ये चारों तरफ घूमते हैं, उनको कहीं से ऋण चाहिए, ऋण आवेशित वाले कण चाहिए। ये तो हट गया है, ये धन को ऋण चाहिए, तो इस पृथ्वी से ऋण को वापस खींच लेंगे। अगर ये वापस खींच लेंगे, जितने धन हैं उतने ही ऋण ले लेंगे, तो इसका आवेश शून्य हो जाएगा। इसलिए हम इसको नहीं हटा सकते। तो पहले हम क्या करते हैं, ये रास्ते को बंद करते हैं कि ये इनको वापस मत ले ले। इस रास्ते को पहले बंद करते हैं, उसके बाद इसको हटाते हैं। तो पहले क्या होगा कि पहले आप चालक हटाएंगे, ये पृथ्वी से कनेक्ट किया हुआ चालक हटाएंगे या ये वाला आवेशित पदार्थ हटाएंगे। तो उत्तर होगा पहले पृथ्वी से के संपर्क में आया हुआ चालक हटाया जाएगा, उसके बाद ये आवेशित पदार्थ हटाया जाएगा। ये प्रक्रिया आवश्यक है। ये एक बहुत ही कंसेप्ट कि आप इसको समझे कि नहीं समझे, इसको जानने के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्न है, उसमें ये पूछा गया था। तो ये प्रेरण द्वारा एक छोटी सी चीज और कि यदि आपके पास एक पदार्थ है जिसके पास ऋण आवेश है, तो प्रेरण के द्वारा आप किसी दूसरे पदार्थ में कैसा आवेश ला सकते हैं, ऋण कि धन? तो उत्तर है हम इसमें धन आवेशित ला सकते हैं, ये धन, क्योंकि ये पदार्थ हमने कैसा लिया था, ऋण। लेकिन अगर ऋण वाले पदार्थ से हम चालन द्वारा इसको आवेशित करना चाहेंगे तो इसके पास कौन सा आवेश जाएगा, ऋण। चालन की प्रक्रिया में वही आवेश जाएगा जो इसके पास होगा, प्रेरण की प्रतिक्रिया में इसका उल्टा आवेश इसमें आएगा, वो आवेश। इस तरह से ये थोड़े थोड़े अंतर हैं, लेकिन याद रखिए ये प्रेरण में हमें संपर्क में नहीं लाना है, चालन में संपर्क में लाना है। और ये दोनों तरीके होते हैं किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के। तो प्रेरण की क्रिया याद रखिएगा फिर से, जब भी किसी अनावेशित पदार्थ के पास एक आवेशित पदार्थ आता है तो क्या होता है? उत्तर है इसमें आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण। और अब हम ये जो आवेशित कण होते हैं या जो आवेश होता है, इसके कुछ मूल गुणों को पढ़ना चाहते हैं। किस तरह के इसमें मूल गुण होते हैं जिसको आप हमेशा याद रखेंगे और उन मूल गुणों को ये प्रदर्शित करते हैं। तो चार्जेस के या आवेशों के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आवेशों में बहुत से गुण होते हैं, हम आवेश के गुण ही तो पढ़ रहे हैं इतने समय से, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं उन गुणों को मैं यहाँ 3 गुण को आपको बताना चाहूँगा। शुरू करते हैं। पहला गुण है इसका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब होता है जोड़े जाने का गुण। योग का गुण, योग का गुण, एक पदार्थ के पास आवेश हैं, दूसरे पदार्थ के पास भी आवेश हैं। यदि हम इन दोनों को ऐसा मिलाएंगे तो इसके आवेश का क्या होगा? तो आंसर है दोनों का योग हो जाएगा। ये योग किस प्रकार का होगा? हमने अभी तक पढ़े हैं योग के प्रकार, जोड़ने के प्रकार। गणित में ही हम बहुत तरह से जोड़ लगाते हैं, योग लगाते हैं। कैसा? एक होता है अंक गणितीय योग, जिसमें धन 4 और हमारे पास 2 राशियां हैं, एक राशि है 4 और एक राशि है 3। इन दोनों का हमने योग करना है। जब हम इन दोनों का योग करते हैं
तो 4 और 3 का योग हमने करना है। देखिए हमारे पास 4 लाल कलर के बॉल हैं और 3 काले कलर के बॉल हैं। लाल काला, ओके, काला सफेद, 4 काले हैं 3 सफेद हैं। कुल मिलाकर हमारे पास कितने बॉल हैं? तो आप कहेंगे 7 बॉल हैं। फिर से एक आदमी एक दिशा में 4 कदम चलता है, उल्टा मुड़ता है और 3 कदम वापस आ जाता है। कुल कितने कदम चला? उत्तर है 7 कदम चला। हमने सीधा और उल्टा नहीं देखा, सिर्फ ये पूछा गया कि कितने कदम चला, तो हमने बोला 7। ये वाला जो योग है ये अंक गणितीय योग है। दूसरा, एक राशि है धन 4 और दूसरी है ऋण 4। एक वस्तु 4 कदम ऊपर जाती है, 3 कदम ऋण की दिशा में वापस आती है, तो अपनी पुरानी स्थिति से कितनी ऊपर है योग कर दीजिए। धन 4 ऋण 3, कितना योग आया? धन 1। ये कौन सा योग है? ये बीज गणितीय योग है जिसमें हम धन और ऋण दोनों को लेते हैं। तीसरा योग देखिए, एक वस्तु उत्तर दिशा की तरफ 4 चलती है दूरी और उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर 3 दूरी पर जाती है, तो यहां से यहां ये कितनी दूर है हमने ये बनाया और गणित का प्रयोग करके बताया कि इसकी दूरी 5 है। तो 4 धन 3 कितना हुआ? 5। तो 4 धन 3 7 भी होता है, 4 धन 3 1 भी होता है, 4 धन 3 5 भी होता है। 3 तरह के योग गणित में हमको मिलते हैं, हो सकता है और भी होंगे। लेकिन जो आवेशित कण होते हैं, एक पदार्थ के पास कुछ आवेश है, दूसरे के पास कुछ आवेश है, हमने दोनों को आपस में जोड़ा तो इनका कुल आवेश कितना होगा? तो उत्तर है इसका कुल आवेश कौन से मेथड को पर आधारित है? तो उत्तर है ये बीज गणित के मेथड पर आधारित है। बीज गणित के द्वारा इनका योग किया जाएगा बस। यानी हमें इसे धन और ऋण दोनों को बीज गणितीय तरीके से जोड़ना है। तो विभिन्न आवेशों का योग बीज गणितीय योग होता है। एक वस्तु के पास धन 3 आवेश है, दूसरे कण के पास ऋण 3 आवेश है, दोनों कणों को हमने आपस में मिलाया तो कुल आवेश कितना होगा? 0। एक के पास धन 4 आवेश है, दूसरे के पास ऋण 3 आवेश है, तो ये आवेश 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, सिंपल धन 4 और ऋण 3 1 बस। तो ये आवेशों को बीज गणित के अनुसार योग किया जा सकता है। ये आवेशों का पहला गुण है। ओके, दूसरा गुण हम इसका पढ़ते हैं और वो गुण है जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है इसके क्वांटाइजेशन का गुण। क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन का अर्थ है कि इसका मात्रा कितनी होती है आवेश की मात्रा का निर्धारण करना। क्वांटाइजेशन आवेश की मात्रा का निर्धारण। फिजिक्स में हमारे जो पढ़ने की प्रक्रिया रहती है वो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ी है, विज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उसे देखिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लैब में उसकी प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश करिए। तीसरा, उस प्रक्रिया के पीछे क्या क्या नियम हो सकते हैं उनके बारे में सोचिए। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अंकों में सोचिए, अर्थात हर एक की राशि का निर्धारण करिए। लंबाई
लंबाई की इकाई क्या होगी, उसको कैसे नापा जाएगा। द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, उसको कैसे नापा जाएगा। दूरी की इकाई क्या होगी, यदि हम चलते हैं तो गति के नियम क्या होंगे। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें हम उनकी मात्राओं का निर्धारण करते हैं, उनके फॉर्मूलाज बनाते हैं, ये इनके मात्रा का निर्धारण होता है। इसी तरह से आवेश की मात्रा का भी निर्धारण होता है। अब आवेश की मात्रा का किस तरह से हम निर्धारण करते हैं उसे देखें। आवेश, सबसे छोटे से छोटा आवेश हमें कहाँ मिलता है, तो उत्तर है हमें एक इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटा आवेश मिलता है। तो इसे हमने प्रारंभिक विद्युतीय आवेश माना, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे छोटा आवेश, उससे छोटा आवेश हमें नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन है जिसके पास आवेश होता है, और यदि हम इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित करते हैं तो आवेश भी उसमें चला जाता है। उससे छोटे आवेश का पदार्थ हमें नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है उस आवेश को हमने माना वो आवेश की मात्रा E है। अब आवेश के लिए हमें पहले ये निर्धारित करना है कि आवेश कैसी राशि है, यह स्केलर राशि है या एक वेक्टर राशि है, दिशा वाली राशि है। तो इसका उत्तर है कि आवेश के पास दिशा नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं है। एक पदार्थ में आवेश आ जाता है कम या ज्यादा, उसके पास केवल मात्रा होती है, लेकिन उसके पास दिशा की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो आवेश एक स्केलर राशि है। उसके बाद इसकी इकाई, आवेश की इकाई हमने तय की, जो कि हम बाद में बनाएंगे, वह है कूलम। कूलम, एक कूलम आवेश कितना आवेश होता है, इसके लिए हमने उसकी एक परिभाषा बताई। आवेश के गुणों के आधार पर आवेश क्या काम करता है, आवेश बल लगाता है, तो हमने निश्चित किया कि इतना बल जो आवेश लगाएगा उसे हम एक कूलम आवेश कहेंगे। और वो बल कितना, वो अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं जब हम कूलम का नियम पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि आवेश की मात्रा का निर्धारण कैसे होता है, क्वांटाइजेशन इसका कैसे होता है, क्वांटीकरण। या परमाणुकरण, या परिमापन, कुछ भी इसमें से मान लीजिए। तो इसके परिमापन में जो हम बात कर रहे थे कि सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन है। यदि किसी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास जितना आवेश है उतना उस पदार्थ में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन के पास जितना आवेश होता है उसको हमने एक सिंबल दिया E, उसकी एक निशानी लिखी E। ये E एक इलेक्ट्रॉन के पास मान लीजिए आवेश का परिमाण है। अब यदि हमने किसी पदार्थ को N इलेक्ट्रॉन दिए, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास E आवेश आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन E आवेश आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन E आवेश आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए, तो इसके पास कितना आवेश हो गया, N, यानी कि 10 गुणित E, इतना आवेश इसके पास आ गया। फिर से सुनिए, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया, इसके पास आवेश आया E, 2 दिए 2E, 3 आया 3E, N इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास कितना आवेश आ गया,
Ne। ये इसके पास आवेश आया, आवेश का परिमाण है, परिमाण क्वांटिटी, तो उसको हम लिखते हैं Q। आवेश का परिमाण कितना होता है, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी बार E उस में आ जाएगा, तो ये कुल आवेश होगा उस पदार्थ के पास जिसमें हमने N इलेक्ट्रॉन लाकर रखे। ये तो ये हमारा पहला इक्वेशन बना, Q इज इक्वल टू Ne। Q क्या बताता है, क्वांटिटी अर्थात आवेश का परिमाण, आवेश पदार्थ पर बराबर संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की। गुणित E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर। और ये बना क्वांटाइजेशन का सिद्धांत कि किसी पदार्थ पर कितना आवेश होगा तो किसी पदार्थ पर Q इज इक्वल टू Ne आवेश होगा, और ये है क्वांटाइजेशन, आवेश की मात्रा का निर्धारण। किसी पदार्थ को हमने आवेश देना है तो एक सिद्धांत हमें याद रखना है कि ये आवेश पदार्थ को दिया गया एक लगातार बढ़ने वाली परिमाण नहीं होता, एक लगातार बढ़ने वाली राशि नहीं होती है, ये सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती है। अब इस कथन को समझिए, हमने एक दीवार बनानी है, उस दीवार में हमने ईंट को इस्तेमाल करना है, और एक ईंट, एक ब्रिक 4 इंच की होती है, ये 4 इंच की ईंट है। अब इसमें जब हम ऊंचाई का निर्धारण करते हैं, ऊंचाई का निर्धारण करते हैं तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि हमें 12 इंच की ईंट चाहिए, तो आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से 3 ईंट लगाकर इसे 12 इंच। लेकिन यदि मैं आपसे कहूंगा कि दीवार की ऊंचाई 14 इंच कर दो, यहां 13 इंच रखना, यहां 14 इंच रखना, यहां 15 इंच रखना, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? 3 ईंट आपने रखे, 12 इंच हो गया। अगर आप चौथी ईंट रखेंगे तो ये दीवार की ऊंचाई 16 इंच हो जाएगी, 3 ईंट में 12 इंच है। तो क्या आप मुझे 13 इंच वाली दीवार बनाकर दे सकते हैं? 14 इंच की दे सकते हैं? 15 इंच की दे सकते हैं? नहीं। यही चीज किसी वस्तु को जब हम आवेश देते हैं तो होती है। आवेश की जो इसमें मात्रा आएगी वो या तो 1 E के बराबर आएगी या 2 E के बराबर आएगी, 1.5 E के बराबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी 1.5 E के बराबर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं होते, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो E आवेश इसमें चला जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो E आवेश इसमें नहीं जाएगा। तो ये हमारा एक अन्य सिद्धांत बन गया क्वांटाइजेशन का। ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी पदार्थ का आवेश एक लगातार बढ़ने वाली राशि नहीं है, यह स्टेप्स में बढ़ता है, यह सीढ़ी नुमा बढ़ता है, और एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी इसकी E के बराबर होती है। तो ये क्वांटाइजेशन का एक छोटा सा सिद्धांत है, आसान है और आपको समझ भी आ रहा है ये क्या चीज होती है। तो इसे हम लिख लेते हैं क्वांटाइजेशन का सिद्धांत। इसके बाद एक छोटी सी चीज और है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ये चार्ज कितना होता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक आवेश की यूनिट हम क्या ले रहे हैं, कूलम। बल के आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे, 1 कूलम। तो अगर हम वैसा लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत छोटा टुकड़ा कूलम का उसके ऊपर आवेश होता है, और ये आवेश होता है E बराबर, आप लिखेंगे 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 और कूलम, ये इसकी इकाई है। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए।
नींद से भी उठा के कोई पूछे तुरंत याद आना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो होता है ये एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है, एलिमेंट्री चार्ज, प्रारंभिक आवेश। यदि मैं आपसे कहूं कि एक पदार्थ पर मुझे एक गुणित 10⁻⁻19 कूलम आवेश चाहिए, दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? या तो उसके पास आवेश शून्य होगा, या आप उसे 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके पास इतना आवेश आ जाएगा। लेकिन 1.6 से कम आवेश यानी 1 आवेश नहीं आ सकता। उसी तरह से 2 आवेश नहीं आ सकता। 1.6 के बाद हमें कितना आवेश मिलेगा? तो उत्तर है 1.6 के बाद हमें 3.2 मिलेगा, 4.8 मिलेगा, 6.4 मिलेगा, सबके साथ गुणित 10⁻⁻19। अब आप देखिए, या तो पदार्थ के पास इतना आवेश है, या इतना है, या इतना है, या इतना है, या शून्य है। तो या तो शून्य है, या फिर शून्य से बढ़ के 1.6 है, या फिर ये 3.2 या 4.8, 4.8, 3.2, 1.6। ये तो जब आवेश बढ़ता है किसी पदार्थ पर तो ऐसे सीढ़ी नुमा बढ़ता है, और इस तरह से ऐसा लगातार नहीं बढ़ता। ये हम इसे बहुत सूक्ष्मता से देख रहे हैं। साधारणतः जब हम बहुत अधिक चार्ज किसी वस्तु को देते हैं, करोड़ों में अरबों की संख्या में देते हैं, तो उस समय हमें उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो आवेश एक लगातार बढ़ने वाली क्वांटिटी नहीं है, लगातार बढ़ने वाली राशि नहीं है, ये स्टेप्स में बढ़ती है। और एक स्टेप की ऊंचाई कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना चार्ज इकट्ठा बढ़ जाएगा, नहीं तो नीचे या ऊपर। ये क्वांटाइजेशन का सिद्धांत है। अब ये वाली जो चीज है इसे भी हम लिख लेते हैं कि ये लगातार बढ़ने वाली राशि नहीं है। तो ये क्वांटीकरण का सिद्धांत देखिए, विद्युत आवेश लगातार बढ़ने वाली राशि नहीं है, यह स्टेप्स में बढ़ती है। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन विभाजित नहीं होता, अतः आवेश का एक क्वांटम ई ही पदार्थ में जा सकता है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तथा कुल आवेश Q = NE होगा। और Q = NE हमने यहां पर लिखा हुआ है, Q = NE। ये क्या होता है? कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणित वो क्वांटम, वो आवेश जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। ये क्वांटम का सिद्धांत है। तो इस तरह से दिस इज क्वांटाइजेशन, इसे क्वांटाइजेशन कहेंगे। और यह दूसरा गुण होता है आवेश का। तो हमने अभी तक आवेश के 2 गुण देखे। आवेश को योग किया जा सकता है, आवेश की गणना की जा सकती है, और गणना में मात्रा का निर्धारण या गणना, और गणना का सूत्र हमें क्या मिला? Q = NE। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश। इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है, इसलिए इससे कम आवेश हम किसी पदार्थ को नहीं दे सकते। ये याद रखिए। इस आवेश को क्या कहते हैं? इस आवेश को प्रिलिमिनरी आवेश कहते हैं, या एलिमेंट्री आवेश कहते हैं, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। इससे कम आवेश हमको किसी वस्तु पर नहीं मिल सकता। ये सबसे छोटा आवेश है। अब इसके बाद हम इसके तीसरे गुण पर आते हैं, और तीसरा गुण है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अगला सिद्धांत हम लेते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, ये सिद्धांत हमें बताता है कि इस विश्व में, इस जगत में जितने विद्युत आवेश हैं उनकी राशि में न तो हम उसे अधिक कर सकते हैं न कम कर सकते हैं। विद्युत आवेश पैदा नहीं किया जा सकता, विद्युत आवेश का क्षय अर्थात विद्युत आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। न तो आवेश बनाया जा सकता है, न आवेश नष्ट किया जा सकता है। हम एक पदार्थ से
आवेश को दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन इस विश्व का कुल आवेश स्थिर होता है और यह कुल आवेश जितने विश्व में धनात्मक आवेश हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश हैं, अतः कुल आवेश शून्य होता है। यह आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है और इसे हम अलग अलग तरह से पढ़ सकते हैं कि प्रकृति में किस तरह से ये संरक्षण का सिद्धांत हमें दिखाई पड़ता है। इसके उदाहरणों में तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि ये सिद्धांत है क्या। आवेश के कण या आवेश, एक धनात्मक आवेश हम पैदा नहीं कर सकते, एक ऋणात्मक आवेश हम पैदा नहीं कर सकते। हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश ले जा सकते हैं और यही हमने यहां पर लिखा है। एकल आवेश न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई। 1950 के द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास परमाणु बम का आविष्कार हुआ और वैज्ञानिकों ने उसका सिद्धांत हमें समझाया। आइंस्टाइन के अनुसार कुछ पदार्थ जो कि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा हमें मिलती है। m द्रव्यमान का एक पदार्थ नष्ट हो गया, इस दुनिया से, इस प्रकृति से गायब हो गया और वो बहुत सारी ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। कितनी ऊर्जा में? उन्होंने उसका हमको सूत्र बताया कि m को गायब करिए और c² से गुणा कर दीजिए, इतनी ऊर्जा हमको मिलती है। c 3 गुणित 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 8, उसका भी वर्ग 10 की घात 16, 10 की घात 17। तो थोड़ा सा भी द्रव्यमान, थोड़ा सा भी पदार्थ का द्रव्यमान जो कि गायब हो जाएगा, इतनी सारी ऊर्जा हमको देता है, एनर्जी। लेकिन ठीक है, उन्होंने सिद्धांत बताया और इसी सिद्धांत के आधार पर परमाणु बम का विकास हुआ है कि परमाणु बम में थोड़ा सा परिमाण नष्ट हो जाता है और बहुत सारी ऊर्जा हमको मिलती है। यह हमारी चिंता का विषय नहीं था। हमारी चिंता का विषय यह था कि यदि एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा पदार्थ है वह नष्ट होता है और ऊर्जा में परिवर्तित होता है, हो जाने दीजिए, लेकिन उसके साथ यदि वो दुनिया से जाता है तो उसका जो ऋणात्मक आवेश है E, ऋण E, वो भी नष्ट हो जाएगा। अगर वो नष्ट हो जाता है तो इस दुनिया में अभी तक जो हम बात कर रहे हैं कि कुल आवेश की संख्या 0 है। यदि एक इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाता है तो इस दुनिया का कुल आवेश धन E हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गए तो इस दुनिया का आवेश +2E हो जाएगा। इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन नष्ट होते जाएंगे इतना इस दुनिया में धनात्मक आवेश आ जाएगा और हमारा सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत गलत हो जाएगा कि आवेश हम नष्ट नहीं कर सकते, आवेश हम बना नहीं सकते और इस दुनिया का कुल आवेश 0 ही रहता है। ये गलत हो जाएगा। हम चाहते थे कि ये सिद्धांत गलत मत हो, क्योंकि हमें पक्का विश्वास है कि ये सिद्धांत गलत नहीं है। अगर ये सिद्धांत गलत नहीं है तो हमने उसका क्या तरीका सोचा कि इलेक्ट्रॉन नष्ट हो रहा है, ये तो पक्का है। क्यों? परमाणु बम चलता है, उसमें इतनी ऊर्जा बनती है, उसका हमारे पास एक ही समाधान है कि इस ऊर्जा बनने के पीछे कुछ इलेक्ट्रॉन नष्ट हुए हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन नष्ट हुए हैं उसके कारण ही ये ऊर्जा बनती है और इलेक्ट्रॉन नष्ट होगा तो उसका आवेश भी नष्ट हो जाएगा। इस चिंता का एक हल निकाला गया। ये हल निकाला गया कि जब इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है उस समय एक और पदार्थ भी नष्ट होता है और उस पदार्थ के पास धनात्मक आवेश होता है, उस पदार्थ के पास धनात्मक आवेश होता है। अब अभी तक तो हमने ऐसा पदार्थ नहीं सुना था, या हमने प्रोटॉन सुना है जिसके पास धनात्मक आवेश होता है। तो क्या प्रोटॉन नष्ट हो जाता है? उत्तर है नहीं, प्रोटॉन बहुत भारी होता है और हमको जो परमाणु क्रिया बताई गई है उसमें परमाणु
में प्रोटॉन नष्ट नहीं होता, तो फिर कौन नष्ट होता है? तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने सोचा और एक नए कण का आविष्कार किया। आविष्कार क्या किया? उनका ये कहना कण पहले था, हमको पता नहीं था। तो उन्होंने उसको खोजा और उस कण का नाम उन्होंने रखा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, जिस तरह से हमने एक कण माना इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से उन्होंने एक दूसरा कण हमें बताया और उसका नाम रखा पॉजिट्रॉन। ओके, पॉजिट्रॉन कैसा कण होता है और इसके कैसे गुण होते हैं, देखिए। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का एक समान द्रव्यमान होता है, एक समान द्रव्यमान, दोनों का मास, दोनों का मात्रा एक समान होती है। ओके, उसके बाद इसके पास विद्युतीय आवेश ऋण प्रकृति का ई होता है, इसके पास विद्युतीय आवेश धन प्रकृति का ई होता है। ये इनके पास आवेश होते हैं। उसके बाद पॉजिट्रॉन हमने बता दिया, उसके बाद हमको और बहुत सारी चीजें इसकी एक्सप्लेन करनी पड़ी, समझानी पड़ी कि ये पॉजिट्रॉन कहां पाया जाता है, क्या काम करता है। इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं, वह अपनी कक्षा में घूमता है, प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता है। पॉजिट्रॉन कहां है और क्या काम करता है? तो हमें यह बताया गया, यह सोचा गया कि पॉजिट्रॉन नाभिक के अंदर में ही रहता है और कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। पॉजिट्रॉन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। पॉजिट्रॉन स्वतंत्र नहीं रह सकता। वह तुरंत किसी ना किसी के साथ चिपक जाता है। न्यूट्रॉन के साथ चिपक जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके शून्य हो जाएगा, या इस तरह की कोई ना कोई वो रिएक्शन करेगा और वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ये अलग से नहीं पाया जा सकता है। ये कहाँ रहता है? नाभिक में, नाभिक में। ओके, अब तो हम बात कर रहे थे आवेश के नष्ट होने की या आवेश का पैदा होने की। अब हमें मालूम है दो तरह के एक जैसे कण होते हैं। एक कण को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, एक को कहेंगे पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश का, पॉजिट्रॉन धन आवेश का। पॉजिट्रॉन केवल नाभिकी में रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में भी रह सकता है और बाहर आकर नाभिक के चारों तरफ चक्कर भी लगा सकता है। परमाणु को छोड़कर भी वो बाहर जा सकता है और बाहर पदार्थ के अंदर कहीं कहीं घूम सकता है, लैटिस में घूमता है। वो हम लोग आगे जाके अर्धचालक जब पढ़ेंगे या पदार्थ की संरचना पढ़ेंगे उसमें वो आएगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों। अब रिएक्शन देखिए, हमें उदाहरण लेने हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या तो दोनों एक साथ नष्ट हो सकते हैं। प्रकृति में इसके उदाहरण हैं। अगर नष्ट होंगे तो दोनों, और अगर बनेंगे तो भी दोनों। और उससे क्या होगा? उससे हमारी पृथ्वी का, हमारी प्रकृति का जो कुल आवेश शून्य है उसमें अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जा रहे हैं या दोनों ही आ रहे हैं। ऋण, टोटल ऋण बढ़ जाएंगे तो टोटल धन भी बढ़ जाएंगे, लेकिन कुल आवेश कितना होगा? शून्य होगा। अब इन्हें हम नोट करते हैं। एकल आवेश न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, यह केवल स्थानांतरित हो सकता है। इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण, इसके उदाहरण में हमने ऐसा उदाहरण लिया जो हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति में हमने देखा यूरेनियम एक पदार्थ होता है और यूरेनियम में से अपने आप उसके परमाणु टूटते जाते हैं और दूसरे परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। ऐसा ही यूरेनियम का एक परमाणु हमने
लिया और उसे देखा, इस यूरेनियम परमाणु के पास 238 कण हैं और ये अपने आप टूटता है तो इसमें एक दूसरा कण बनता है जिसका द्रव्यमान 234 कणों के बराबर है। इसका हमने नाम रखा थोरियम। और इसके साथ ही हमें एक और कण मिलता है जिसका द्रव्यमान 4 के बराबर होता है, हीलियम। इस प्रकार 238 के दो टुकड़े होते हैं, 234 और 4, ये द्रव्यमान के अनुसार हमने नापे। अब जब हम इसको आवेश के रूप में नापते हैं, ये द्रव्यमान नापा इसका, फिर हमने इसके आवेश को नापा तो हमने देखा कि U के पास आवेश होता है 92। नाभिकी, सिर्फ नाभिकी की बात कर रहे हैं, उसके नाभिक में 92 धनात्मक आवेश होते हैं। थोरियम जो हमें मिला, इसमें हमें आवेश मिला 90। उसके बाद हीलियम को हमने नापा, इसको चेक किया तो देखा इसमें आवेश मिला 2। तो इस दुनिया में ये एक तरह का परमाणु जो कि टूट रहा है, नष्ट हो रहा है। इससे दो तरह के परमाणु अपने आप बन रहे हैं। लेकिन जब हम आवेशों की गणना करते हैं तो देखते हैं कि आवेश में कोई भी नष्ट नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। उतना का उतना आवेश जितना इस दुनिया में था, अभी भी उतना का उतना ही है। ये हमें इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि एकल आवेश न तो बनाया जा रहा है न नष्ट किया जा रहा है। ये उसका एक उदाहरण है। इसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उदाहरण कि क्या जोड़ी में जब परमाणु बम बनता है तो उस समय इस आवेश का क्या होता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस हम आपको बताना चाहते हैं और उस प्रोसेस में जोड़ी में आवेश नष्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस का हमने नाम दिया, इसे हम कहेंगे इसका हमने नाम रखा एनिहिलेशन। इंग्लिश में ये नाम रखा गया है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का शाब्दिक अर्थ होता है निगल जाना, निगलना। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे को निगल जाते हैं और जब हम देखते हैं इस दुनिया में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ओके, ये प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को हमने एक दूसरे को आकर्षित करने दिया। एक के पास धनात्मक आवेश है, एक के पास ऋणात्मक आवेश है। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षण का बल जब लगता है, उस बल से त्वरण पैदा होता है, त्वरण से वेग पैदा होता है और ये बहुत वेग से एक दूसरे की तरफ जाते हैं। ये वेग बहुत ही ज्यादा हो जाता है जब वो एक दूसरे के पास पहुंचते हैं और फिर एक दूसरे से टकराते हैं। और जब कोई वस्तु बहुत वेग से टकराती है, एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है? एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, दोनों की गति 150 किलोमीटर पर आवर है और वो दोनों आकर आमने सामने टकराई, क्या होगा? दोनों के परखच्चे उड़ जाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर जाएगा। एक पत्थर इधर से आता है, एक पत्थर इधर से आता है और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, हेड ऑन कोलिजन होता है, दोनों एक दूसरे से आमने सामने टकराते, दोनों चूर चूर हो जाते, बिखर जाते। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक पॉजिट्रॉन आता है और ये दोनों जब आपस में आके बहुत अधिक गति से, हजारों किलोमीटर की गति से एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका क्या होगा? तो उत्तर है कि वो पदार्थ भी विखंडित हो जाएगा और ये जो विखंडन होगा उसमें ये पदार्थ इतना पतला होगा कि ये पदार्थ का ऐसे विखंडन हुआ, ये बढ़ता चला गया, ऐसा बढ़ जाता है कि उसका स्वरूप ही बदल जाता है और अब वो पदार्थ नहीं रह जाता। तो वो क्या बन जाता है? वो तरंगों में परिवर्तित हो जाता है, एक विकिरण बन जाता है और पदार्थ के सारे गुण गायब और वो एक तरंग, एक विकिरण बन गया। पदार्थ का विकिरण में बदल जाना, ये होता है।
और उस समय इलेक्ट्रॉन भी नष्ट, पॉजिट्रॉन भी नष्ट, पदार्थ भी नष्ट, इस दुनिया में दोनों नहीं मिलते। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दी, जब ये नष्ट होंगे तो हमें क्या चाहिए? क्या अकेला इलेक्ट्रॉन नष्ट हो सकता है? नहीं, उसे एक पॉजिट्रॉन चाहिए। तो जब भी नष्ट होंगे, ऋण और धन दोनों आवेश एक साथ नष्ट होंगे, तो दुनिया का कुल आवेश कैसा रहेगा? फिर से जीरो रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम लिख लेते हैं एनिहिलेशन। एक इलेक्ट्रॉन ऋण और एक पॉजिट्रॉन धन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये दोनों आपस में टकराए और टकराने के बाद हमें बहुत सी ऊर्जा मिली, विकिरण मिली। और विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा वाली किरण कौन सी होती है? गामा किरणें। तो ये हमने यहां पे लिखा गामा किरणें। ये दोनों के दोनों विकिरण में गामा के रूप में परिवर्तित हो गए, गामा किरणें। और गामा किरणों के पास ऊर्जा ही ऊर्जा होती है, उनका पदार्थ का स्वरूप नहीं होता। विखंडित होके इस प्रकार ऊर्जा बन गई और ये दोनों आवेश नष्ट हो गए। हमारी प्रकृति में ये उदाहरण मिलते हैं। परमाणु बम बनाकर हमने ये उदाहरण बताया। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला संरक्षण का नियम था, ये संरक्षण का नियम कि नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट ये न नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है, इसमें परिवर्तन हो गया। अब हमने परिवर्तन क्या कर दिया? एकल आवेश को न नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है, लेकिन जोड़ी में होगा तो किया जा सकता है। और इस जोड़ी का उदाहरण ये आपने देखा, परमाणु बम में, परमाणु विस्फोट में ये उदाहरण पाया जाता है। अब इसका उल्टा सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम आवेश को बना लें, पदार्थ को बना लें? तो उत्तर है हाँ, होता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया, ओके, या ये मानिए प्रकृति में एक सिमेट्री होती है, एक समानता होती है। यदि आप ऐसी प्रोसेस कर सकते हैं तो ऐसी प्रोसेस भी कर सकते हैं। ए से चलकर बी तक पहुंच सकते हैं, उसी रास्ते से लौटिए तो बी से आप ए पर पहुंचेंगे। ओके, ये भी एक प्रकृति का सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार हमने क्या गामा किरणों को हम आवेश में परिवर्तित कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, कर सकते हैं। आवेश हमेशा पदार्थ पर रहता है, तो गामा किरणों से हम पदार्थ बनाएंगे। और जब भी हम पदार्थ बनाएंगे, फिर हम आश्चर्यजनक रूप से एक चीज देखते हैं कि जब भी हम पदार्थ बनाते हैं, एक पदार्थ नहीं बनता, हमेशा पदार्थ जोड़ी में ही बनेगा। और उसमें से एक के पास धनावेश होगा और एक के पास ऋणावेश होगा। यानी जब भी हम पदार्थ बनाएंगे, ऊर्जा से पदार्थ बनाएंगे, तो ऊर्जा को हमने ऐसे दबाया, संपीड़न किया, दबाया दबाया दबाया, इतना संपीड़न करके देखा तो हमको एक पदार्थ नहीं मिला, दो मिले, एक धन और एक ऋण, और सबसे छोटे कण मिले। वहीं से तो बनना शुरू होगा। और ये सबसे छोटे कण क्या हैं? इनके नाम आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो ये प्रक्रिया कैसी होती है? ये प्रक्रिया इस तरह की होती है। एक गामा रे हमने ली, गामा रे, इन गामा रेस को हमने एक बहुत भारी मेटल, बहुत भारी धातु जैसे प्लेटिनम पर गिरने दिया। प्लेटिनम पर जब ये गिरती हैं तो बहुत वेग के साथ जाती हैं, इनके पास बहुत ऊर्जा होती है, और ये जाकर प्लेटिनम पर पड़ी, उसको आर पार नहीं कर सकी, उसके अंदर समा गई। और जब ये उसके अंदर समा गई तो ये जो ऐसे जा रही थी, इनका संपीड़न हुआ, ये दब गई, और दब कर इतनी ज्यादा दब गई कि वो एक कण के रूप में परिवर्तित हो गई। और वो कण कौन से होते हैं? हमने देखा कि हमको एक कण नहीं मिला, हमको दो कण मिले। एक कण मिला इलेक्ट्रॉन और एक कण मिला पॉजिट्रॉन। ये इस तरह से हमें इससे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं। ये
अब ये जो एक प्रोसेस है, पहले तो इसे सिर्फ थ्योरी के रूप में सोचा गया कि ऐसा होगा। अभी कुछ साल पहले ही, पिछले 5-10 सालों में ही हम इसको प्रयोगशाला में वाकई करके देख पाए हैं कि ऐसा होता है। उसके पहले हमारे पास इतने फाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन का आना, पॉजिट्रॉन का आना हम रजिस्टर कर सके, हम देख सके कि वाकई वो आए हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अब हमारे पास उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं और अब हमने पता लगा लिया है। अब ये जो प्रोसेस होती है ये वाकई प्रकृति में होती है। इसका हमने नाम रखा पेयर प्रोडक्शन। आवेश का जोड़ी में बनना। हमको मालूम है कि आवेश हमेशा पदार्थ पर ही रहता है, तो इसलिए अगर आवेश का निर्माण होगा, आवेश बनेगा, तो पहले पदार्थ बनेगा। पदार्थ बनेगा तब उसमें आवेश होगा, इसलिए पदार्थ बना और उसमें आवेश आया। तो जब भी पदार्थ बनेगा उसका द्रव्यमान बनेगा, और ये दोनों गुण पदार्थ में हमेशा रहते हैं, द्रव्यमान, आवेश। तो द्रव्यमान भी है, आवेश भी है, और ये सबसे छोटे पदार्थ के कण हैं। तो ये हुआ पेयर प्रोडक्शन और ये हुआ एनिहिलेशन, नष्ट हो जाना, नया आवेश बनना। तो हमने देखा नए आवेश बन सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक है जोड़ी। और अगर एकल आवेश लेते हैं तो एकल आवेश न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो ये आवेश के संरक्षण का ये नियम, ये आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने जो इसके गुण पढ़े हैं, 3 चीजें हमने पढ़ी हैं जिनका आवेश पालन करते हैं। एक, हमने ये देखा कि इनका योग किया जा सकता है, आवेश का योग किया जा सकता है। दूसरा, हमने ये देखा कि इसका क्वांटाइजेशन यानी इसका मापन किया जा सकता है, और मापन में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, Q बराबर Ne। E क्या चीज है, E एक इलेक्ट्रॉन पे रहने वाला आवेश है, और उस आवेश को हमने गणना कर ली और ये आवेश कितना मिला, उसका इकाई हमने बनाई कूलम आवेश की, और एक इलेक्ट्रॉन पे सबसे छोटा आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 इतने कूलम एक में आवेश होता है, और इसे भी हमने याद कर लिया। अब उसके बाद तीसरी चीज हमने देखी इनके बारे में, वो है संरक्षण का नियम। तो आवेश का संरक्षण होता है। इस प्रकार से हमने विद्युतीय आवेश के 3 गुणों का अध्ययन किया जिसे विद्युतीय आवेश पालन करते हैं। ओके, तो अब हम ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो हमें अध्ययन करना है, अब और विस्तार में अध्ययन करना है। अब हम अध्ययन इस बात का करेंगे कि यदि एक आवेश और दूसरे आवेश को एक दूसरे के पास लाया जाता है, ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। कैसा बल लगाते हैं? ये बल आकर्षण या विकर्षण कोई भी हो सकता है। तो ये बल कितना होगा, इस बल में परिवर्तन किन किन कारणों से होंगे, और इसके लिए जो नियम बनाया गया वो कूलम ने बनाए, तो इसको हम कूलम के नियम कहते हैं। तो अगली कक्षा में हम कूलम के नियम पढ़ेंगे और कूलम के नियमों के अनुसार बलों की गणना करेंगे। धन्यवाद।